हर इंसान कोई ना कोई राज लेके जिंदा है। कुछ इंसान ऐसे राजों को अपने सीने में दबाए साथ चल रहे होते हैं जिससे उसको हर टाइम एक खतरा लगा रहता है। वो खतरा ये होता है, अगर ये राज खुल गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो सकती है। ऐसे ऐसे राज दफन होते हैं, कुछ लोग दुनिया से ही इसको साथ लेके चले जाते हैं। कुछ लोग जो जिंदा रहते हैं उनके जिंदा रहने के लिए और उनके राज महफूज रहने के लिए कभी कभी ये जरूरी हो जाता है और वो ये समझते हैं कि ये जरूरी है कि दूसरों की जिंदगी को खत्म कर दिया जाए। आज मैं आपके सामने एक केस लेके आया हूं जिसने पूरे साउथ इंडियन स्टेट केरला को हिला के रख दिया। हाँ, ये है केस साइनाइड केस। ये है केस जॉली जोसेफ का केस। My name is Nasir and today I'm talking about a cyanide murder case। 9 सितंबर 2011 की रात को 40 साल के रॉय थॉमस बाथरूम में जाते हैं और जोर जोर से उल्टी करने लगते हैं। उनकी 39 इयर्स ओल्ड बीवी जॉली जोसेफ बाहर खड़ी सारी आवाजें सुन रही होती है। रॉय के बाथरूम का दरवाजा बंद है और मुसलसल उल्टी करने की आवाज आ रही है। जॉली जोसेफ अपने करीब तरीन जानने वाले मोहम्मद बावा को कॉल करती है कि पता नहीं रॉय को क्या हो गया है, तुम जल्दी से आ जाओ। मोहम्मद बाबा भागता हुआ आता है और उनके घर में आके वो वही आवाजें सुनता है जो जॉली जोसेफ सुन रही होती है। मोहम्मद बाबा को कुछ समझ में नहीं आया, उसको एक ही बात समझ में आती है। वो बड़ी तेजी से जाके कॉल करता है और कॉल एक कारपेंटर को करता है। ये कारपेंटर जब आता है तो आके उस बाथरूम का दरवाजा खोलता है। जब दरवाजा को खोल के अंदर जाते हैं तो रॉय नीचे पड़ा होता है, उल्टी उसके आगे पीछे पड़ी हुई है और रॉय को उठा के ये जल्दी से तेजी से उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जब रॉय उल्टी कर रहा था उसके बाद उसके मुंह से झाग छूट रही होती है, उसकी आंखें उल्टी पड़ जाती हैं और जब इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि इसकी मौत जो है वो साइनाइड जहर की वजह से हुई है। लेकिन जॉली ने इस पे ये कहा कि हम कुछ और कहते हैं, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया तो इससे इनकी बड़ी बदनामी होगी, फैमिली की बदनामी होगी और इनके 2 छोटे बेटे उनकी जिंदगियों पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। जॉली जोसेफ ने ये कह के फैमिली मेंबरान को कन्विंस कर लिया कि ऐसा ही होगा और लोग क्या सोचेंगे। इसलिए जब खबर बाहर निकली तो ये कहा गया रॉय की चूंकि फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी, उसको शराब की भी लत लग चुकी थी, इसी वजह से रॉय ने खुदकुशी कर ली है। और इस सारी बात के ऊपर बहुत सारे लोगों ने यकीन कर लिया। सिर्फ एक शख्स ने इस पे यकीन नहीं किया, वो था मैथ्यू, जो कि रॉय की मां अनम्मा का भाई और रॉय का रिश्ते में मामा लगता था। उसने कभी भी जॉली जोसेफ की इस बात पे यकीन नहीं किया, बल्कि वो इस बात के ऊपर इंसिस्ट करता रहा कि रॉय की पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसकी मौत क्यों हुई और साइनाइड कहां से आया जिससे रॉय की मौत हो गई। वो इस बात को मानने को तैयार ना था कि रॉय ने खुदकुशी की है। बैक इन 2002 इसी तरह पुरअसरार किस्म की एक और मौत हुई थी और ये मौत थी रॉय की मां अनम्मा की। अनम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी और अक्सर उसकी तबीयत ठीक ना रहती। 7 अगस्त 2002 को अनम्मा की इसी तरह तबीयत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल लेकर गए। इसी तरह अनम्मा जो थी वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर बिलीव करती थी, उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन दी गई। जब भी वो मेडिसिन लेती उसको थोड़ी बहुत तकलीफ महसूस होती लेकिन वो ठीक हो जाती। इसी तरह 22 अगस्त 2002 को अनम्मा की तबीयत दोबारा से खराब हुई और इस दिन उसने दोबारा आयुर्वेदिक दवाई ली। इसके साथ ये समझना भी जरूरी है कि उस दिन उसने सूप बनवाया और उस सूप को पीते ही उसकी हालत अचानक से तेजी से खराब होनी शुरू हो गई। वो अपने पांव पे खड़ी ना हो सकी और वो अचानक से गिर गई। पार्टी का माहौल चल रहा था इसके घर के अंदर और उसकी बेटी ने जब देखा कि मां नीचे गिरी पड़ी है, वो भागती हुई आई और शोर को कम करके सबको बताया
कि मां की हालत ठीक नहीं है। देखने की बात यह थी कि अनम्मा जो कि नीचे गिरी, उसकी मुंह से झाग आनी शुरू हो गई, उसकी आंखें उल्टी पड़ गईं और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। अनम्मा की मौत एक बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि गांव के अंदर अनम्मा बहुत ज्यादा मशहूर थी। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आती थी। ये चर्चिस के अंदर इवेंट्स करवाती थी और इसी तरह गांव वाले लोग इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। ये अचानक मौत, जो कि उसकी थोड़ी एज ज्यादा थी, उससे लोगों को सदमा तो बहुत हुआ, लेकिन किसी को किसी किस्म का कोई शक नहीं हुआ कि ये मौत एक दिन और बहुत चंद साल के बाद एक कत्ल के तौर पे उभर के सामने आएगी। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा जाए तो जॉली जोसेफ का ताल्लुक एक फार्मर फैमिली से था। ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो नहीं थे, लेकिन जॉली को शुरू से ही बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहने का शौक था। जॉली को बहुत शौक था कि लोग उसको जाने, उसकी इज्जत करें। जॉली कभी कभी इस हवाले से झूठ भी बोल दिया करती थी। जॉली रॉय की दूर की रिश्तेदार थी। रॉय की फैमिली एक पढ़ी लिखी फैमिली थी। जॉली ने आहिस्ता आहिस्ता रॉय के साथ संबंध बनाना शुरू किए। रॉय और जॉली की 1997 में शादी हो गई। जॉली ने अपने इन-लॉज को यही बताया कि इसने एमकॉम की क्वालिफिकेशन की हुई है, इसीलिए रॉय की फैमिली वाले भी मान गए कि कल कलां को जब जॉली आएगी तो ये भी अपनी आके कोई ना कोई जॉब कर लेगी और इस फैमिली के अंदर ठीक तरह समा जाएगी। 1997 में जॉली और रॉय थॉमस की शादी हो गई। रेंजी जो कि अनम्मा की बेटी थी, उन दिनों कॉलेज में पढ़ती थी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी फैमिली थी। रॉय का एक और भाई था जो कि रोजो उसका नाम था। रेंजी जब अपनी मां की मौत के बाद घर आना शुरू किया दोबारा से, तो जॉली ने उसको कहा कि तुम्हारा इस प्रॉपर्टी से कोई लेन देन नहीं है, तुम्हारा किसी किस्म का हमसे ताल्लुक नहीं है। रेंजी को यह लगा कि वो उनके घर के अंदर मुदाखलत कर रही है, इसलिए रेंजी भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गई। रेंजी अपने शौहर के साथ श्रीलंका चली गई और वहीं पे रहना शुरू कर दिया। रोजो जो कि रॉय का भाई था, वो भी एक पढ़ा लिखा इंसान था, वो भी यूएसए में चला गया और वहीं पे सेटल हो गया और वहीं पे काम करना उसने शुरू कर दिया। इसी तरह अनम्मा की मौत के बाद ये सारे लोग कहीं ना कहीं बिखरे हुए रह गए। अब पीछे फैमिली में 3 लोग रह गए, एक रॉय, दूसरा जॉली जोसेफ और तीसरा टॉम, जो कि रॉय का बाप था। पड़ोसियों ने अक्सर बताया कि रॉय और टॉम की अक्सर लड़ाई हुआ करती थी और ये लड़ाई प्रॉपर्टीज के ही ऊपर हुआ करती थी। एक वक्त ये आया कि टॉम ने अपनी थोड़ी सी जायदाद बेच के तकरीबन 15 लाख फिक्स डिपॉजिट जॉली जोसेफ के नाम पे रखवा दिया। टॉम जो कि थोड़ा सा बुढ़ा था, तो टॉम की भी आहिस्ता आहिस्ता सेहत खराब होने लगी। एक दिन ये हुआ कि टॉम ने साबूदाना खाया। साबूदाना खाते ही वो गिर पड़ा और उसके मुंह से भी झाग आनी शुरू हो गई, उसकी भी आंखें उल्टी हो गई और वो देखते ही देखते मर गया। इस दौरान पड़ोसियों को भी बुलाया गया और उन्होंने भी ये सारा मौत का मंजर देखा। टॉम जो कि अब मर चुका था। अब जब अनम्मा मर गई, टॉम मर गया, तो पीछे रॉय और जॉली जोसेफ रह गए और इसी तरह इनकी बहन रेंजी और रोजो, वो फैमिली का हिस्सा तो थे, लेकिन फैमिली में बहुत ज्यादा उनका आना जाना नहीं था। टॉम की मौत के बाद पता ये चला कि टॉम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी वो जॉली जोसेफ के नाम पे कर दी है। इसी तरह जॉली जोसेफ और रॉय इकट्ठे रह तो रहे थे, लेकिन अक्सर पड़ोसियों ने यही बताया कि इनके ताल्लुका ठीक नहीं थे और ये अक्सर किसी न किसी बात पे लड़ते रहते थे। रॉय जो कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लोन्स के अंदर दब चुका था, उसने बहुत सारे कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन सारे बिजनेसेस उसके फेल ही हुए। आखिरी बिजनेस उसका इंश्योरेंस का बिजनेस था। यह बिजनेस भी बुरी तरह फ्लॉप हुआ। रॉय जो कि पीने की लत में लग चुका था, उसको भी बुरी तरह बीमारियां लग चुकी थी और ये अक्सर जॉली के साथ लड़ता रहता। और इसी तरह एक दिन रॉय घर आया, उसने खाना खाया और इसी तरह जो पहले मैंने आपको मंजर बताया, वो उल्टियां करते करते मर गया। टॉम की मौत के बाद ये पता चला कि सारी जायदाद जॉली जोसेफ के नाम पे है। रॉय भी जब मर गया तो सारी जायदाद, बिल, सब कुछ अब जॉली जोसेफ के नाम पे था। इसके ऊपर हमेशा से एक बंदे को शक रहा
और वो था मैथ्यू। मैथ्यू जो कि रॉय का मामा था और रॉय की मां अनम्मा का भाई था, उसने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया कि इसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 2014 के अंदर मैथ्यू की भी बड़ी पुरस्कार तरीके से मौत हो गई। मैथ्यू के मुंह से भी झाग छूटी, उसकी भी आंखें उल्टी पड़ गई और वो मर गया, और ये भी बहुत इंस्टेंट डेथ थी। जॉली के दो तरह के लोग जानने वाले थे। एक वो लोग जो कि जॉली को पसंद करते थे क्योंकि जॉली किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करते थे। इसके अलावा जॉली को बहुत ज्यादा लोग इसलिए रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि जॉली ये बताया कि जॉली एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बड़ा प्रेस्टिजियस किस्म का इंस्टीट्यूशन है, वहां पे पढ़ाती है। जॉली अक्सर अपनी गाड़ी जिसके ऊपर ये स्टिकर एनआईटी का लगा होता था, इसी तरह जॉली ने अक्सर वो कार्ड एनआईटी का पहना होता। और जॉली ने बहुत सालों तक अपनी एक सहेली जो कि गांव से दूर उसका ब्यूटी पार्लर था, वहां पे जाकर रहती थी, क्योंकि बाद में साबित यह हुआ कि जॉली कभी एनआईटी की कभी भी इंस्टीट्यूशन में कभी गई नहीं और ना वहां की फैकल्टी का कभी ये हिस्सा रही है। जब 4 मौतें हो गई जो कि अनम्मा, रॉय, टॉम और मैथ्यू की थी, जॉली के ऊपर अब थोड़ा थोड़ा लोगों को शक होना शुरू हो गया। इसके अलावा एक और मौत हुई जो कि एल्फिन शज्जू की थी, जो कि 2 साल की एक बच्ची थी, उसकी भी बड़ी पुरस्कार तरीके से मौत हुई। वहां से कोई डायरेक्ट जॉली का उसको कत्ल करने के हवाले से कोई लिंक तो नहीं मिलता, सिर्फ एक ही इनडायरेक्ट लिंक है, वो ये कि जब उस बच्ची की मौत हुई तो जॉली मौका पे मौजूद थी। इसी तरह शज्जू की बेगम सिली, उसकी भी बड़ी एक ऑब्वियस किस्म की मौत हुई। उसकी मौत कुछ यूं हुई कि 11 जनवरी 2016 को जब शज्जू डेंटिस्ट के कैबिन में चेकअप करवा रहा था, सिली वेटिंग रूम में बेहोश हो गई और जॉली उसके बगल में बैठी थी। सिली को दूर के हॉस्पिटल में ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। फिर फरवरी 2017 में जॉली और शज्जू ने अपने गांव के चर्च में शादी कर ली। इस शादी के बाद रॉय के भाई बहन रोजो और रेंजी को शक हुआ। रॉय के बहन भाई रेंजी और रोजो ने इस शक के बाद अपने शक को यकीन में बदलने के लिए इसके ऊपर बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन की एक एप्लीकेशन दायर की, जिससे उन्होंने वो सारे कागजात सरकारी हासिल किए जो अभी तक सिर्फ जॉली जोसेफ के पास थे। जिसमें बड़ा एक क्रिटिकल और क्रूशियल डॉक्यूमेंट था, वो था रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ था कि acute cyanide poisoning can result in death in a matter of seconds. Cyanide does not accumulate in the body and so it is rare to encounter it in slow death cases. रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रोजो को मालूम हुआ कि डॉक्यूमेंट जो जॉली ने प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए दिए थे वो भी फेक थे। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक और बात साबित हुई कि जॉली जोसेफ ने यह बताया था कि जिस रात रॉय की मौत हुई, उस रात रॉय ने 3:30 बजे दोपहर यानी 3:30 PM पे खाना खाया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि रात की थी, उसमें यह बताया गया था कि जो उसने करी चावल खाए थे वो अभी डाइजेस्ट नहीं हुए थे, क्योंकि साइनाइड जो है वो फौरी तौर पर असर करता है और इतना टाइम वो कभी नहीं दिया गया उसको कि उसके वो चावल या उसका और खाना खाया हुआ हजम हो सके। इससे रेंजी को बहुत ज्यादा शक जो है वो यकीन में बदल गया और उसने मजीद डिग आउट करना शुरू कर दिया। इसी तरह इस पे इसरार करना शुरू कर दिया कि ये जो 6 मौतें हुई थी, इन 6 मौतों के ऊपर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। जब क्राइम ब्रांच ने इस इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर किया और इसके ऊपर बात करनी शुरू की, तो उन्होंने सबसे पहली जब एप्लीकेशन डाली, वो एप्लीकेशन ये थी कि जो लोग, जिन लोगों की मौत हो चुकी थी, उनके जो बाकियात हैं उनको बाहर निकाला जाए और दोबारा से उनकी फोरेंसिक की जाए। ये बड़ी एक यूनिक सी बात थी। और जब उनके बाकियात को निकाला गया तो उनकी फोरेंसिक हुई, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी। सबके बाद यह पता चला कि जब उनकी बहुत सारे लोगों की जो मौत हुई थी वो साइनाइड के जरिए ही हुई थी। इन्वेस्टिगेशन ने यह भी जाहिर किया कि जॉली जोसेफ ने अपनी पोजीशन एनआईटी में पूरी तरह फेक की थी। जॉली ने 14 साल तक सबको झूठ बोला था, बल्कि उसके पास तो कोई ग्रेजुएशन तक की डिग्री ही नहीं थी। उसने पुलिस को बताया कि वो अपना दिन एक ब्यूटी पार्लर में गुजारती थी जो उसकी एक फीमेल दोस्त चलाती थी, जो गांव के पास ही शहर में थी।
11 अक्टूबर 2019 को जब जॉली जोसेफ को कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया, जहां स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसके और 2 अलेज्ड अकम्प्लिसेस की कस्टडी की अपील की। इस कहानी ने पूरी तरह साउथ इंडिया की स्टेट को हिला के रख दिया। ये एक दिल दहला देने वाला वाकया था। ये वो सफाक औरत थी जिसने साल हा साल लगा के बड़ी खामोशी के साथ अपने 6 रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया और इसको इस बात का कोई गम भी नहीं था। अगर आपको यह लगता है कि इसने ये अकेले काम किया या इसके साथियों ने इसके साथ मिलकर काम किया और वो साथी कौन हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सवाल यहां समझने का यह है कि साइनाइड जो है ये कंट्रोल्ड ड्रग है, ये कहां से आया। साइनाइड जो है वो आमतौर पे उन लोगों से मिल सकता है जो कि गोल्ड का कारोबार करते हैं और अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। आपको इस हवाले से क्या लगता है, या अगर आपका इस हवाले से या इस केस के हवाले से जो अपडेट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।